गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। 8वां जो क्वेश्चन है वो है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। ये अपन ने जब चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम जो है वो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। मरने के बाद में वो समुद्र की तली में बैठ जाते हैं और उनके ऊपर मिट्टी, रेत, कंकड़ वो सब ऊपर जमते रहते हैं और इस तरह से और वो जो मृत जीव हैं वो बहुत सारे मटेरियल के नीचे दब जाते हैं, बहुत सारी मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और फिर उनसे पेट्रोल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अपन ने थ्योरी में पढ़ा था ये, तो वही बात आपको यहाँ लिखनी है। तो हम देखते हैं, पेट्रोलियम हजारों सालों से समुद्र तल में दबे हुए मृत जीवों से बनता है। ठीक है, ये बात अपन ने पढ़ी थी। इन मृत जीवों पर रेत और मिट्टी की परत जमती जाती है। बहुत ज़्यादा दबाव, तापमान और हवा की कमी के कारण वे मृत जीव धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही बात अपन ने थ्योरी में बिल्कुल लिखी, अपन ने भाषा लिख रखी है कि वहाँ दबाव ज़्यादा हो जाता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है, हवा की कमी हो जाती है, जिसके कारण वो जो मृत जीव हैं वो धीरे धीरे पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पेट्रोल का निर्माण होता है। अब अगला जो 9वां क्वेश्चन है वो आप मैथ्स में आप ग्राफ पढ़ते हो ना, तो ग्राफ के जैसा आपको बनाना है, ग्राफ दिखाना है, आरेख बनाना है आपको। निम्नलिखित सारणी में 1991 से लेकर 1997 तक भारत में विद्युत की कमी को दिखाया गया है। विद्युत की कमी कितने कितने प्रतिशत हुई है, इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को y अक्ष पर और वर्ष को x अक्ष पर आलेखित करना है। इसको तो हमें x अक्ष पर बनाना है और इसको हमें y अक्ष पर बनाना है। तो x अक्ष पर बना सकते हैं आप, यूँ करके ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं। यहाँ तो आपको x अक्ष पर क्या लेना है, वर्ष लेना है, और y अक्ष पर क्या लेना है आपको, ये जो आंकड़े हैं वो y अक्ष पर लेने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ये x अक्ष है, इस x अक्ष पर हमने वर्ष ले लिया 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। ये दो बड़े खाने आप ले सकते हो। ग्राफ को भी आपको पता है ना, ग्राफ बनाते हो मैथ्स में, तो वैसे या तो एक बड़ा खाना और या 2 बड़े खाने जो हैं वो आप 1 साल के लिए ले सकते हैं। और यहाँ से देखिए 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। ये आपने इधर प्रतिशत ले रखा है। ठीक है, अब 2004 में देखो, यहाँ 8, ये वाली लाइन जो 8 वाली है ना, इसके 8 के ठीक थोड़ा सा नीचे, मतलब 8 से कम है। ये देखो 7.8 है ना, तो यहाँ ये 8 से थोड़ा सा कम है, तो 7.8 को आप यहाँ शो कर सकते हो। इसी प्रकार 2005 में देखो 9 से थोड़ा कम है, 8 से ज़्यादा है, 9 से कम है, ये 8.6 है। इसी प्रकार 9, तो ये सारे जो आंकड़े हैं ये हम यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। ये यहाँ पर अपन ने ले लिया 8.6, यहाँ पर 2006 में अपन ने ले लिया 9, ये देखो 9 है ना, यहाँ 10 और 8 के बीच वाला बिंदु 9। ठीक है, यहाँ 9 पॉइंट कुछ है, यहाँ 10 है, फिर यहाँ 11 पॉइंट कुछ है और यहाँ वापस 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंकड़ा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कमी जो है वो कौन से साल में आई। सबसे ज़्यादा कमी कौन से साल में आई, 2009 में। 2009 में सबसे ज़्यादा कमी आई ना। देखो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, यहाँ बात समझ में आ गई सबके। तो ये आप इस आंकड़े के द्वारा दिखा सकते हो। ठीक है,
तो हमारा जो ये चैप्टर था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपके 5 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 तो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिए थे जब क्लास अपनी चल रही थी, और 3 जो चैप्टर हैं वो अभी कंप्लीट हो गए हैं। और इन सभी के आप क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपको करने हैं। आपने फिर नोटबुक में तो कर लिए होंगे, और इन्हें आपको करके और इनको आपको याद भी करना है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें सभी बच्चों को। और कहीं भी कोई भी आपकी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे लिख कर भेजें कि हमें नोटबुक में क्वेश्चन करने में ये दिक्कत आ रही है। तो उसकी आपको जो भी आपको समस्या आ रही है, जो भी आपको परेशानी आ रही है, उसको दूर किया जाएगा। लेकिन आपको नोटबुक में ये क्वेश्चन जरूर करने हैं। जब तक आप नोटबुक में क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक आप उनको याद कैसे करोगे? ठीक है ना? तो ये सभी बच्चों के लिए है कि आप फेयर में नोटबुक में क्वेश्चन आंसर करिए, और चैप्टर के बीच में भी जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिखें। ये मैं चैप्टर जब भी पढ़ाती हूँ तब पढ़ाते समय ही मैं बता देती हूँ कि ये जो डेफिनेशन है, ये जो पॉइंट है, इसके उपयोग हैं, उनके निर्माण हैं, कैसे बनते हैं, क्या उपयोग हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाते समय बताती हूँ बीच में। तो उनको आप लिखते जाइए नोटबुक में, ठीक है? और आपको लिखने में या वीडियो देखने में या वीडियो से लिखने में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे लिख कर भेजें, जिससे आपकी समस्या दूर की जाएगी। तो अपन अभी यहाँ चैप्टर शुरू करते हैं। ये तो चैप्टर आप ठीक है, मैंने एक बार रिविज़न भी करवा दिया था और सिंपल है। इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जैसे सीएनजी का पूरा नाम, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो ये 1-1, 2-2 नंबर के बीच में परीक्षा में आते हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर है, कोयला है, कोलतार है, कोक है, कैसे बनते हैं, कौन सी गैसें निकलती हैं, तो ये पूरा चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम गैस, ये पूरा चैप्टर, इसमें भी कहीं आपके टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं। उसको अपन रिपीट भी कर सकते हैं, दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुमान से आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चैप्टर में सिंपल चैप्टर है और क्वेश्चन आंसर आप कर ही लेंगे। तो जो भी है इसमें वो आप याद करना जरूरी है। जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे तब तक आपके याद नहीं होगा। तो अब जो अपन नया जो लेसन शुरू करने जा रहे हैं, 6ठा लेसन, वो है दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला मतलब कौन कौन सी गैसें या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जलते हैं, जो जलने में सहायक हैं। ठीक है, जैसे वायु है या कोई भी गैस है या कोई भी पदार्थ है, वो किस प्रकार से जलना शुरू होता है। जो आग है वो किस प्रकार से लगती है, या कोई ईंधन है वो किस प्रकार से जलता है। कौन कौन से ऐसे ईंधन हैं जो जलने पर लो देते हैं, लो उत्पन्न करते हैं, और कितने ऐसे ईंधन या कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो जलते तो हैं लेकिन लो के साथ नहीं जलते, लो नहीं देते, वो आग लपटे नहीं होती उनमें। ठीक है ना? तो इस प्रकार से बहुत से अपने इसमें एग्जाम्पल भी आएंगे, उदाहरण भी आएंगे, और हमें किस प्रकार से ऊष्मा मिलती है, किस प्रकार से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ये सब चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं 6ठा चैप्टर, दहन और ज्वाला। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। पढ़ा दिया था। पेट्रोल का उपयोग किया जाता है वाहन के लिए, जो भारी वाहन है उनके लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। घर में जो ईंधन जलाई जाती है वो गैस कौन सी गैस होती है, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस होती है। ठीक है ना, जो पाइपों के माध्यम से और रसोई घर तक पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार से और भी, जैसे कोयला है वो भी जलता है, कोयले से भी हमें ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो इंजन जो है वो कोयले के माध्यम से भाप बनाकर, भाप के माध्यम से इंजन को चलाया जाता था। तो इस प्रकार से ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? जो ईंधन है तो
बता सकते हैं। कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोल है, और ये मिट्टी का तेल भी अपन जलाते हैं ना, और गैस है। व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं, ये सब चर्चा अपन 5वें चैप्टर में कर चुके हैं जो ईंधन के बारे में है। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर जलाते हैं अपन घरों में, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। तो यही है, ठीक है ना। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। जलती है मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है। एक तो मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, एक आपने कोयले कभी जलाए होंगे या जलते हुए देखे होंगे, ठीक है ना। तो कोयले के जलने में और मोमबत्ती के जलने में आपको क्या अंतर नजर आया। मोमबत्ती देखो, मोमबत्ती में लो बनती है। आपने कभी भी जब कोयला, आप डायग्राम भी बना लो, डायग्राम जब आप बनाते हो तो मोमबत्ती में ऊपर लो बनाते हो ना, ऐसे करके बनाते हो ना, डायग्राम बनाते हो आप। और कोयला जब जलता है तो कोयले में कभी भी लो बनती है कैसे, जैसे दिए में लो बनती है। दिया जलाते हो तो ऐसे बनाते हो ना ऊपर, ऐसे दीपावली में आप दीपक का डायग्राम बनाते हो तो ऊपर लो बनाते हो ना उस पर। तो कोयले में वैसे लो बनती है क्या, नहीं बनती ना। तो मोमबत्ती में लो बनती है, जबकि कोयला लो के साथ नहीं जलता, उसमें ज्वाला नहीं उत्पन्न होती। शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, ज्वाला उत्पन्न होती है उसमें, जबकि कोयला ज्वाला के साथ नहीं जलता। ज्वाला मतलब जो लो बनती है, लो आग जो निकलती है उसके अंदर से। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना लो के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूप का अध्ययन करें कि जब कोई भी किसी भी पदार्थ को जब अपन जलाते हैं तो जलाने में और किन पदार्थों में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किन पदार्थों में गैसें निकलती हैं और किस स्थिति में वो जलते हैं। तो हमें इन सब बातों का अध्ययन करना है इस चैप्टर में। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, बिंदु है, वो है दहन क्या है। जलता है जो। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मैग्नीशियम का जो रिबिन था, मैग्नीशियम के रिबिन को हमने जलाया था, ठीक है ना। 7वीं क्लास आपको याद होगी, 7वीं क्लास में हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। साथ में क्या देता है, ऊष्मा देता है और प्रकाश उत्पन्न करता है, रोशनी होती है और गर्माहट भी लगती है। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी पेच से पकड़िए और मोमबत्ती अथवा मुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं, हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो ये हमने क्या किया, एक तो मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और अब अपन क्या जलाते हैं, कोयले के टुकड़े को जलाया जाता है। और उसको जलाने पर अपन क्या देखते हैं कि ये वायु की उपस्थिति में जलता है और इससे क्या क्या गैसें निकलती है,
एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एक ऊष्मा देता है और एक हमें प्रकाश देता है, रोशनी होती है इससे। ये देखिए यहाँ पे ये इसको जला रखा है, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम जो रिबन है उसको जलाया हुआ है। और रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ये आपकी इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हाईलाइट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। ठीक है, ये दहन की परिभाषा हो गई। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है, दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो देखिए, जो जलने वाले पदार्थ हैं उन्हें अपन ईंधन कहेंगे या दाह कहेंगे। और ये जो ईंधन है वो किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, ठोस, द्रव या गैस, तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी जलने में सहायक होती है। कभी कभी दहन के साथ ज्वाला के रूप में या तो ज्वाला उत्पन्न होती है या लौ के रूप में हमें प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह पदार्थ हैं, जलने वाले पदार्थ हैं, मतलब ईंधन है। जो पदार्थ जलते हैं वो दाह कहलाते हैं और जो पदार्थ नहीं जलते वो अदाह कहलाते हैं। ठीक है, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन है। अब ईंधन की जब बात आती है, ईंधन वे पदार्थ हैं तो जलते हैं, इसका मतलब भोजन जलता है। एक प्रश्न आया है, बच्चे के मन में एक प्रश्न आया है तो उसका आंसर अपन देते हैं। देखो, ठीक ही तो है, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, दूसरे बच्चे ने उसका आंसर दिया। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित हो जाता है। हमारे शरीर में जो अपन भोजन करते हैं वो किससे क्रिया करता है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। अपघटित होने का मतलब टूट जाना। और ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। वो कहाँ से मिलती है? भोजन से ही तो मिलती है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा दे, हमारे शरीर को जो ऊष्मा दे, वो हमारे शरीर के लिए क्या हो गया? एक ईंधन का काम करेगा। ठीक है ना। अब इसमें क्रियाकलाप अपन पढ़ रहे हैं। स्ट्रॉ, माचिस की तीलियां, स्ट्रॉ समझ गए ना, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, सब जानते हैं, आप परिचित हैं सभी से। कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा, कांच आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। ये सभी हम अपने घरों में आसानी से मिल सकते हैं। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाएं। शिक्षक तो वहाँ आपके घरों में नहीं है, तो आप अपने गार्जियन जो भी हैं उनकी उपस्थिति में आप इनको जला सकते हैं। यदि पदार्थ जलता है तो उसे
दाह लिखिए और अन्यथा अदाह लिखिए। जो जलने वाले पदार्थ हैं वो दाह, जलने वाले मतलब ईंधन है, और जो नहीं जलते हैं वो ईंधन नहीं है, तो अदाह कहलाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं आसानी से। देखो, लकड़ी जलेगी, कागज जलेगा, लोहे की चीज जलेगी क्या? नहीं जलेगी। मिट्टी का तेल जलता है, पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा, स्ट्रॉ नहीं जलेगी, कास्ट कोयला जलता है, माचिस की तीली जलती है, कांच नहीं जलेगा। तो इस प्रकार से आप इनको जला के और इनमें सारणी में भर सकते हैं, सारणी आप बना सकते हैं। देखिए, सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। हमने मेज के ऊपर रख दिया। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए। ये देखिए, 2 लकड़ी के ले लिए, ये 2 लकड़ी के ले लिए, और ऊपर हमने कांच की ऊपर कवर लगा दिया, चिमनी लगा दी ऊपर। ठीक है, ये ऊपर से खुला है, यहाँ से खुला है ये। ठीक है ना। पहले लैंप चला करता था, लैंप का गोला होता था ऊपर वाला, साइड वाला कांच का, जो ऊपर से खुला रहता था। ठीक है ना। पुराने सामान में कहीं आपके घरों में भी रखा होगा। आजकल तो नहीं जलाते मोमबत्ती, और जो लालटेन है उसका उपयोग कम किया जाता है, लेकिन पुराने सामान में आपके ज़रूर वहाँ रखा होगा। तो ये एक कांच का है जिसमें नीचे से और ऊपर से कवर नहीं किया हुआ। तो ये मोमबत्ती जल रही है। अब दूसरी कंडीशन में देखो आपने क्या किया, मेज पर मोमबत्ती रखी और ये आपने इसके ऊपर गोला रख दिया। ठीक है, तो मोमबत्ती धुएं के साथ देखो बंद हो गई, जल रही है। और ये ऊपर हमने क्या कर दिया, इसके कवर कर दिया, तो ये मोमबत्ती नहीं जलेगी। तो जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। दहन के लिए वायु आवश्यक है। जलने के लिए क्या चाहिए? हमें वायु चाहिए। अगर इसको अपन कवर कर दें, अगर ये कवर है ऊपर, तो ये मोमबत्ती भी बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है ना। इसको नीचे से भी ऑक्सीजन मिल रही है, ऊपर से भी मिल रही है, ऊपर से जो ये गैस है वो बाहर निकल सकती है। तो इस प्रकार से अपन ये प्रयोग कर सकते हैं। वायु का चिमनी में प्रवेश होता है। देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटका हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती हुई धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। पहली अवस्था में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, मतलब कोई उसको रुकावट नहीं आती, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। और ज्वाला और सी अवस्था में क्या होता है? ज्वाला बुझ जाती है, क्योंकि उसे वायु नहीं मिलती, ऊपर से अपन ने उसको बंद कर दिया है। तो इस प्रकार से आप ये प्रैक्टिकल के द्वारा आप देख सकते हो। इसको तो आप घर में भी कर सकते हो। मोमबत्ती सबके पास में रहती है और मोमबत्ती को किसी से कवर कर दो, ऊपर चारों तरफ से बंद कर दो, नीचे से लकड़ी का लगा के, और कोई एक आप कोई चीज़ लगा सकते हो उसके चारों तरफ, और आप उसको देख सकते हो कि वो मोमबत्ती वो जल रही है। दूसरी कंडीशन में नीचे से वायु नहीं जा रही, तो ये धुएं के साथ क्या होगा? मोमबत्ती जो है वो, मोमबत्ती की जो ज्वाला है वो कंपन करेगी, धुआं देगी। और तीसरी स्थिति में मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चारों तरफ से पैक हो गया, चारों तरफ से वो बंद हो गया, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और दहन के लिए आपने देख लिया कौन कौन सी चीज़ें जलती हैं, किस प्रकार से जलती हैं, दहन क्या है, और कौन से जो पदार्थ हैं वो जलने के साथ साथ ज्वाला देते हैं, लौ देते हैं, और किन में ज्वाला या लौ जो है वो उत्पन्न नहीं होती। तो ये आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इसके आप दोबारा रीडिंग लगाएं और जो भी इसमें परिभाषा आई है उसको आप
नोट करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।